अपने क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं विवेक आपके अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, घटना चक्र का फिजिक्स, पूरा घटना चक्र का फिजिक्स। हम सारे घटना चक्र की क्लास लेके आएंगे। ठीक है, सारे घटना चक्र का क्लास लेके आएंगे, लेकिन अब शुरू करते हैं सबसे पहला फिजिक्स से। आप सबका एग्जाम नजदीक है और इसलिए जो ये फिजिक्स है ना, उससे इसकी शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, अब शुरुआत करने से पहले आप एक कुछ स्पेशल डाउट्स है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, अपने आप पर यकीन रखो। आप जितना सोचते हो उस पे उससे कहीं अधिक बहादुर है आप। जितना जानते हो उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं आप, और जितना आप सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम है आप। तो आप सबका एग्जाम नजदीक है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी सी हुई होगी। कुछ चीजें बाकी होंगी जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की चीजें और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है तांबा। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु से क्रमांक संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक संख्या होती है एक। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक संख्या होती है एक। साधारण हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक को क्या कहते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम, प्रोटियम। उस साधारण हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम की क्रमांक, प्रोटियम की परमाणु क्रमांक संख्या होती है एक। साधारण समस्थानिक द्वितीय हाइड्रोजन, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? समस्थानिक, समस्थानिक जो हाइड्रोजन होते हैं, दूसरा समस्थानिक डाइट्रियम, उसकी न्यूट्रॉन की संख्या, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? उसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है दो। और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है तीन। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। तो एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है ये, एंगस्ट्रॉम है, सॉरी, ये एंगस्ट्रॉम है। ये एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 10 इंटू माइनस 10 टू पावर 10 मीटर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक साल में, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 10 टू द पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ। आवर्ती में मापा जाता है, आवर्ती में मापा जाता है, आवर्ती को मापा जाता है। आवर्ती को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। आवर्ती को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है, आवर्ती का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। मनुष्य न्यूनतम कितना हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज तक न्यूनतम, और मैक्सिमम 2000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। मनुष्य मैक्सिमम 20 हर्ट्ज और मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 2000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन कहता है, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SI मतलब सिलिकॉन, O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को दो आइटम आ गए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
छठा क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में हम सब जानते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति को। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, पी से। इस पी इक्वल टू क्या होता है, कार्य डिवाइडेड बाय समय, यानी कि ये शक्ति का शक्ति ही होता है एक्चुअली। ठीक है, विद्युत शक्ति भी एक समय शक्ति होता है, कार्य डिवाइडेड बाय समय। ठीक है, अब आते हैं अपन आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है 13 एंगस्ट्रॉन से 39 एंगस्ट्रॉन, 39 एंगस्ट्रॉन से 76 एंगस्ट्रॉन, 78 एंगस्ट्रॉन से 82 एंगस्ट्रॉन और 85 एंगस्ट्रॉन से 98 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, लेकिन इनको अपन मान के चलते हैं बी, क्योंकि एनसीईआरटी जो कहती है, एनसीईआरटी जो कहती है वो एनसीईआरटी कहती है एनसीईआरटी आपको कहती है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर एनसीईआरटी क्या कहती है, जो 400 से 700 नैनोमीटर। तो 400 से 700 नैनोमीटर को जो निकालोगे तो अपने को लगभग 3900। नासा नासा भी लगभग इतना ही कहा, 3700 एंगस्ट्रॉन से लेके 3700 एंगस्ट्रॉन से लेके 8600 एंगस्ट्रॉन तक। नासा भी यही कहते हैं, 3700 एंगस्ट्रॉन से लेके 3700 एंगस्ट्रॉन से लेके लगभग 8600 एंगस्ट्रॉन तक। ठीक है, यानी कि 8600 एंगस्ट्रॉन तक, यानी कि 320 नैनोमीटर से लेके 320 नैनोमीटर से लेके 860 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये नासा भी यही कहता है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्या मानती है, एनसीईआरटी मानती है 400 से 700 नैनोमीटर तक। तो इसलिए अपन उसके आसपास ले लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर जो है नम्मा क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से कौन से प्रास में दिखता है। सौर विकिरण अभी आपको बताया, जो नासा और एनसीईआरटी क्या मानती है, 400 से 700 नैनोमीटर। नासा और एनसीईआरटी क्या मानती है, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, एनएम का मतलब नैनोमीटर। तो नम्मा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है। आर्द्रता जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, आर्द्रता किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है। अच्छा, दाब की इकाई क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। चलिए, दाब क्या होता है, किसी तल में इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, उसको क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब कौन सी राशि है, दाब दाब अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, दाब अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक अभी आपको बता दिया क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, 13वां क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो कौन सी इसमें अदिश राशि है।
तो ऑप्शन बी इज द अदिश राशि। अभी आपको बताया जो दाब है वो अदिश राशि होती है, ठीक है। मेनली जो राशि होती है दो तरह की होती है, दो तरह की राशि होती है, एक होती है सदिश, एक ऐसे मेनली राशि बता रहा हूं मैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है? जिसके दिशा एवं परिणाम दोनों, जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन यानी कि दिशा एवं परिणाम दोनों हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों हो, वो क्या कहलाता है? सदिश राशि, ठीक है। जिसमें केवल, ठीक है, जिन और जिनमें केवल परिमाण हो, परिमाण मतलब जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वो क्या कहलाता है? अदिश राशि। तो दाब, आयतन, ये सब क्या है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आप, ये 13 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति, विकृति का मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति क्या होगी? सबसे अधिक होगी। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए इसीलिए हर टावर पे लाल लाइट लगाई जाती है, ठीक है, ताकि इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, ताकि आसानी से, सॉरी, आवृत्ति इसकी न्यूनतम होती है और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तो इसको आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। एक परमाणु का केंद्र, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। अब एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कौन सा होता है? जिस वो रासायनिक क्रिया जिसमें कोई भी ठोस डायरेक्ट ही, सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें है, आवेशित कण है, धन आवेशित कण है, आवेशित अनावेशित दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? आवेशित कण है, आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण है। 19वां नंबर क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द खूब खूब मोदी जी भी इसी पे आए थे, खूब चला था इनका हल्ला, 2G 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 2G। इसमें जी शब्द जो होता है वो जनरेशन है, 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन। अब भी कौन सा जी चल रहा है? 4G तो चल रहा है, 4G सब यूज कर रहे हैं, और 5G इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। रडार के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार कब किया था? 1935 ईस्वी में, ठीक है। रडार का पूरा नाम क्या होता है? RADAR, रडार। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो रेडियो डिडक्शन, रेडियो डिडक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है।
इसका जो उपयोग हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हवाई हमलों को रोकने या हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए, जो हवाई हमला होने वाला है इसके लिए किया था। और किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है। 21वां नंबर क्वेश्चन, गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन। ठीक है, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। ठीक है, प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो हुआ था 14 मार्च 2013 ईस्वी को हुआ था। हिग्स बोसॉन का प्रायोगिक सत्यापन कब हुई थी? 14 मार्च 2013 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक के बाहर यानी कि मीडिया द्वारा इस कण को क्या कहा जाता है? इसको इस ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब अपन चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन पे। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1930 में। और कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, वो मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए किस वर्ष में मिला है? 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला है 1913 में। ठीक है, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में। ठीक है, सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये हाँ 1930 ही है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सीवी रमन को जो मिला है 1930 में मिला है। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है उनको कितने में? 1968 में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में मिला है 1983 में। 1983 में। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है 1989 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है 1979 में। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। ठीक है, वी रामाकृष्णन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनको कब मिला है? 2009 में। और हाल ही में मतलब हाल ही में अभी अर्थशास्त्री के क्षेत्र में मिला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्री के क्षेत्र में 2019 में। ये थे द्वितीय नोबेल पुरस्कार अपने यहाँ मतलब भारतीयों को मिला है। टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 24वां नंबर क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज की खोज किसने की थी? हवाई जहाज की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने। 25वां नंबर क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन कितना बराबर होता है? तो 10⁻³ मीटर एम एम। ठीक है, तो लगभग कितना मिलीमीटर एम एम मतलब लगभग कितना मिलीमीटर हो गया? 1/1000 मतलब मिलीमीटर। ठीक है, एक माइक्रोन इसके बराबर होता है ऑप्शन सी राइट आंसर। 26वां नंबर क्वेश्चन, डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। एक्चुअली इस पे 40 डिग्री मिस हो गया है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो अपने को जो अपना आंसर होगा वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है F = 9/5 सी मतलब डिग्री सेल्सियस इंटू 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। तो 9/5 प्लस सी इंटू 32, सी यानी कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 9/5 इंटू 40 प्लस 32 निकाल लो 104 लगभग टेम्परेचर दिखेगा। ठीक है,
27 नंबर क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है किसी मिश्रण को एक पदार्थ से दूसरे, किसी मिश्रण में से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है किसी मिश्रण में से पदार्थ को अलग करने के लिए। लोलक की काल अवधि डिपेंड करता है, लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोलक की काल अवधि है, टाइम पीरियड है, किस पे डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक कितना लंबा है उस पे निर्भर करता है। एक बार फिर से आप लोग को थैंक यू सो मच। ये इसमें और चीजें बताने के लिए, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको अभी इतना ही बता रहा हूँ। मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए और इनका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू।